नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में मनाया 74वां जन्मदिन। मुख्यमंत्री ने राजभवन जाकर दी बधाई। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बताया बिल्कुल स्वस्थ। सोशल मीडिया की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील। प्रदेश में 14 जून से परिवहन सेवाएं होंगी बहाल। विभाग ने तैयारियां की पूरी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में अपना 74वां जन्मदिवस बड़ी ही सादगी से मनाया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने दूरभाष के माध्यम से राज्यपाल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राज्यपाल को राजभवन में जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उनके स्वस्थ जीवन व दीर्घ आयु की कामना की और कहा कि प्रदेश सरकार को भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों ने भी बंडारू दत्तात्रेय को जन्म दिवस की बधाई दी। इससे पूर्व अपने जन्म दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने यज्ञ का आयोजन किया। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी राज्यपाल से भेंट कर उन्हें बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत को लेकर सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही थी, जिस पर आईजीएमसी के एमएस जनकराज ने ऐतराज जताते हुए बताया कि वीरभद्र सिंह स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाना अपराध है, इसलिए लोग किसी भी अफवाह में आने से बचें। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बिल्कुल ठीक हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल भी 98 है। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें फैली हैं, जो कानूनी अपराध है। ऐसी अफवाहों से सभी को बचना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी कल कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के उपरांत आईजीएमसी के मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए हैं और पूर्णतः स्वस्थ हैं और अभी उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर जो है वो 98% है और बाकी अन्य पैरामीटर भी उनके विद इन नॉर्मल लिमिट है। इन ऐसे लोगों से देखिए, संवेदनशील मुद्दों पर जो है वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयानबाजी करना या सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसे समय पर ऐसे गंभीर मुद्दों पर बेवजह टिप्पणी करने से बचें। उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 98, कभी 99, कभी 100 इस तरह है। लगभग पूर्णतः उनके फेफड़े जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 11 नाभा और वार्ड नंबर 10 टूटीकंडी में 30 होम आइसोलेशन किट वितरित कर कोरोना संक्रमण से जूझ रहे रोगियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि यह आयुष किट प्रदेश के कोरोना पॉजिटिव लोगों को प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें घर पर रहकर ही इलाज में सुविधा मिल सके। वहीं इस दौरान मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नाभा, फागली और टूटीकंडी वार्ड के लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने नाभा फागली वार्ड के डाबरी लाइन दलोग गाँव में एम्बुलेंस सड़क की मांग के संबंध में बताया कि शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम के तहत एम्बुलेंस रोड बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि क्षेत्र के निवासियों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को इस काम को जल्द करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने शिमला स्मार्ट सिटी के तहत टूटीकंडी, नाभा व फागली में किए जा रहे अन्य कार्यों का भी जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने इस बार जो होम आइसोलेशन में कोविड-19 के पेशेंट्स रहे हैं,
जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में संक्रमण हो गया था। जो पिछला दौर था उससे दुगनी रफ्तार से इस बार जो है वो कोरोना वायरस फैला है। इस कारण अधिकांश एडवाइस ये थी कि भी घरों में रह करके जो है वो इलाज कराएं। तो इस बार बहुत सारे लोग घरों में रहे हैं। जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको भी दवाइयाँ मुहैया हों, मास्क हों, सैनिटाइज़र वगैरह जो है उनकी अवेलेबल रहें। हमारी जो आशा वर्कर्स हैं उन लोगों ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल भी की है। लेकिन साथ ही जो है वो एक आयुष किट है जिसे होम आइसोलेशन किट कहा जाता है, वो भी प्रदेश के सभी कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको दी जाए, जिसमें आयुष का काढ़ा है, च्यवनप्राश है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो हैं दवाई हैं वो सब चीज़ें जो है उसमें दी गई हैं। थर्मामीटर है, ऐसी चीज़ें जो हैं उन आवश्यकता, ताकि हॉस्पिटल्स में जो है वो आने की आवश्यकता ना हो और घर में रह करके ही उनका जो है वो संक्रमण से इलाज हो सके। इस दृष्टि से जो शिमला विधानसभा क्षेत्र के लिए आइसोलेशन किट भेजी गई थी वो अलग अलग वार्डों में हम बांट रहे हैं। आज हमारा जो नाबा वार्ड है और टूटीकंडी वार्ड है, इसमें जो कोरोना पॉजिटिव रहे थे, जिनकी किट्स जो है वो प्रदेश से भेजी गई हैं, उन सबको जो है वो वितरित किया जा रहा है। हम घरों में जा कर के जो है वो लोगों को वो आइसोलेशन किट बांट रहे हैं। कोरोना काल में शहर के अस्पतालों में चल रही रक्त की कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए संत निरंकारी मिशन शिमला जोन द्वारा बैमलो स्थित संत निरंकारी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। रेड क्रॉस कल्याण शाखा की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। कोरोना से पैदा हुए संकट की इस घड़ी में संत निरंकारी मिशन से जुड़े सेवक मानवता की सेवा में आगे आए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी की मांग पर मिशन से जुड़े स्वयंसेवियों ने शिमला स्थित संत निरंकारी भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में 104 यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि कोरोना से पैदा हुई आपदा की इस घड़ी में संत निरंकारी मिशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर एक सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा कि कोविड की दूसरी लहर ज्यादा घातक साबित हुई है। ऐसे में सभी को संक्रमण से बचाव को लेकर कोविड मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है और लोग और सरकारें इस स्थिति से उबरने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस महामारी के दौरान अस्पतालों में रक्त की कमी चल रही है। ऐसी स्थिति में रेड क्रॉस और संत निरंकारी मिशन द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और इस भावना को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इससे करोड़ों लोगों के जीवन बचाए जा सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह मिशन केवल प्रचलित धर्म या पंथ नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विचारधारा है। यह विचारधारा मानवता की सेवा से संबंधित है। राज्यपाल ने कहा कि मेरा मानना है कि मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आत्मविश्वास और साहस सबसे बड़ी ताकत है और संत निरंकारी मिशन इस भावना को जागृत करने में बेहतरीन सेवा प्रदान कर रहा है। राज्यपाल ने लोगों से निर्धारित समय पर कोविड टीकाकरण करवाने, उचित प्रकार से मास्क पहनने, स्वच्छता का पालन करने और उचित शारीरिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। कहा कि यह स्वयं और अन्य लोगों को इस महामारी से बचाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। से जो है आज जो डोनेशन बहुत ही ज़रूरत है। ऐसे संगठन जो है जो सरकार से स्वयं ही अपने आधार से जो काम करते हैं, वैसे संगठन जो है ये रक्तदान कार्यक्रम और बढ़ाना चाहिए। युवा लोग और आगे आना चाहिए। जितना रक्तदान बढ़ेगा, जब रक्त ज़रूरत रहता है वो टाइम में जो है कमी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार की जो रक्त है वो रक्त देना चाहिए। तो इसमें युवा वर्ग जो अच्छे आगे आ रही है,
मुझे खुशी है और मैं संत निरंकारी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूँ। और वैसे ही काफ़ी संगठन ये भी जो है आगे आ रहे हैं, वो उन लोग सरकार से भी तालमेल करके और जो उनका काम चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है। केंद्रीय योजना एवं परामर्श बोर्ड संत निरंकारी मिशन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया। वहीं संत निरंकारी मिशन के सचिव जोगिंदर सुकरेजा ने कहा कि कोरोना काल में मानवता को सहारे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संत निरंकारी मिशन नरसेवा नारायण पूजा के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए पूरे हिंदुस्तान के हर छोटे छोटे शहरों में रक्तदान शिविर का आयोजन करके मानवता की सेवा में तत्पर है। जोगिंदर सुकरेजा ने कहा कि शिमला में भी मिशन के स्वयं सेवियों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें 104 यूनिट रक्त डोनेट किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल और डॉक्टर साधना ठाकुर ने रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया। मिशन की फिलॉसफी ही यही है कि नर सेवा नारायण पूजा, और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का मैसेज रहा कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। इस समय मानवता को एक सहारे की जरूरत है। जिस समय मानवता इस कोविड के दौर से गुजर रही है तो उस सहारे में ये ब्लड भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस समय, क्योंकि ब्लड डोनर्स को आगे आने में कोई हिचक महसूस हो रही है। इसलिए संत निरंकारी मिशन इस कार्य के लिए बढ़कर आगे आ रहा है और हिंदुस्तान भर के छोटे से छोटे शहर में हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा रहे हैं, जहाँ पर हम जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए छोटे छोटे कैंप लगा रहे हैं, जिसमें 100-150 का हम टारगेट देते हैं एक कैंप के लिए, लेकिन महीने में 10-12 कैंप हर महीने में लगते चले जा रहे हैं और भी उससे ज़्यादा जहाँ जहाँ ज़रूरत आ रही है, तो इसलिए हम इस तरीके का योगदान दे पा रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार पेट्रोल, डीजल सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की साइकिल रैली पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लाचार है। उनके प्रदेश अध्यक्ष को साइकिल पर भी कार्यकर्ताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरा भारतवर्ष पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी पे काबू पाया और इसके साथ साथ कीमतों को बढ़ने से रोका, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने भी जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर पे काबू पाया, वहीं कीमतों को भी बढ़ने से रोका। कल कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में एक महंगाई के खिलाफ साइकिल रैली करने का और बीड़ा उठाया था। मैं देख रहा था कि कांग्रेस की रैलियों में 4-5 साइकिलें, 6 साइकिलें, इससे ज्यादा साइकिलें कहीं नहीं थी। इतना ही नहीं, कल कांग्रेस पार्टी के सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष जी को 4 लोगों ने उठा के साइकिल पे बिठाया। 3 लोग उस साइकिल को पकड़ के चला रहे थे और जब एक व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया तो दूसरा व्यक्ति पीछे से सोशल मीडिया में कह रहा था कि साइकिल मत छोड़ देना, प्रदेश अध्यक्ष जी गिर जाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी के नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को नहीं संभाल सकते, वो कांग्रेस पार्टी को क्या संभालेंगे? वो महंगाई की क्या बात करेंगे? क्योंकि महंगाई काबू में है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 14 जून यानी सोमवार से परिवहन सेवाएं बहाल हो रही हैं, जिसके मद्देनजर विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। बात सिरमौर जिला की करें तो जिला मुख्यालय नाहन में परिवहन महकमे द्वारा स्टाफ को फील्ड पर बुला लिया गया है। सहायक अड्डा प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सोमवार से परिवहन निगम अपनी सेवाएं शुरू करेगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही चालकों परिचालकों
चालकों के लिए भी मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके से संक्रमण फैलने की आशंका न रहे। सहायक अड्डा प्रभारी नाहन धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार से ही विभिन्न रूटों पर परिवहन निगम की सेवाएं शुरू की जाएंगी और विभाग की कोशिश है कि अधिक से अधिक रूटों पर सेवाएं शुरू की जाएं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसा कि हमें सरकार के द्वारा दिशा निर्देश मिले हैं तो हमारी बसें चलाने की पूरी तैयारी है और हम हर तरीके से बसें चलाने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। बसों को प्रॉपर्ली जो है सैनिटाइज़र कराया जा रहा है। स्टाफ के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, फेस शील्ड वगैरह का पुख्ता इंतजाम किया हुआ है जो कि पहले भी दी गई है स्टाफ को और अभी भी दिए जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम रूटों पे गाड़ियाँ हमारी चलेंगी। जिन रूटों पे सवारी बिल्कुल ही कम होगी उन रूटों को कंबाइंड किया जाएगा। बाकी सरकार के जैसे आदेश हैं, इंटर स्टेट तो गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, विद इन स्टेट हमारी बसें चलेंगी और हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम रूटों पर बसें चलाई जाएँ। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में लगातार लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि परिवहन सेवाओं को बहाल किया जाए, जिस पर 11 जून को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लेते हुए बस सेवाओं को बहाल करने की बात कही गई। एक तरफ जहां पेट्रोल व डीजल के दाम शतक लगाने को तैयार है तो वहीं खाद्य वस्तुओं के बड़े दामों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। यही नहीं, जहां सब्जियों के दामों में भी अब तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं प्याज के दाम भी लोगों के घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। सब्जी मंडी शिमला की बात करें तो यहाँ प्याज 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और अभी इनके दामों में और इजाफा होने की संभावना है। ऐसे में कहीं न कहीं महंगाई की मार जनता की परेशानियां बढ़ा रही है। सब्जी विक्रेता यूनियन के प्रधान विशेश्वर नाथ का कहना है कि बरसात के मौसम के दौरान सब्जियां और महंगी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतें अभी और बढ़ेंगी जिससे लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अभी मटर के दाम जहां 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं तो वहीं फूल गोभी के दाम भी 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात के मौसम में सब्जियां और प्याज की कीमतों में और तेजी आ सकती है। पिछले काफी दिनों से जो है सब्जियों के रेट कम ही चल रहे थे, लेकिन जैसे ही अब बरसात का सीज़न शुरू हुआ है सब्जियों में थोड़ा थोड़ा उछाल आने शुरू हुआ है। अब जो मटर है वो भी महंगी हो गई है, गोभी तेज़ हो रही है, इसी तरह से प्याज भी तेज़ हो गया है और आने वाले दिनों में ये जो ऑफ सीजन की सब्जियां हैं इनके रेट और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। कुछ सब्जियां जैसे भिंडी, बैंगन वगैरह, घिया वगैरह ये तो नॉर्मली 20 रुपये की रेंज में ही रहेंगी अभी तक। टमाटर भी आजकल सस्ता हो गया हुआ है, 15 से 20 रुपये किलो तक बिक रहा, जो कि पहले 30 रुपये किलो बिक रहा था। आने वाले दिनों में अभी तो 5-7 दिन तो ये रेट चलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में टमाटर भी इससे तेज हो जाएगा थोड़ा। प्रदेश सरकार द्वारा बाजार खुलने का समय बढ़ाकर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। अब बाजार खोलने के लिए कारोबारियों को 8 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन व्यापारी वर्ग अभी भी बाजार खोलने के समय में परिवर्तन करने की मांग कर रहा है। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बाजार खोलने का समय सुबह 11 से शाम 7 बजे तक करने व बसों को भी 5 के बजाय शाम 7 बजे तक चलाए जाने की मांग की है। प्रदेश सरकार द्वारा बाजार खोलने को लेकर जारी की गई नई समय सारणी से व्यापारी वर्ग ज्यादा खुश नहीं है। व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बाजार खुले रखने व बस सेवा भी 5 बजे तक ही चलाए रखने का फैसला समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालय 5 बजे तक खुले रहते हैं। यदि ऐसे में कोई 5 बजे के बाद खरीदारी करना चाहे तो वह कैसे करेगा, क्योंकि बाजार 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। यही नहीं, दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारी 5 बजे बस सेवा बंद होने के कारण अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे। ऐसे में सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे आम आदमी को फायदा हो, नुकसान नहीं। उन्होंने बाजार खुलने व बस सेवा के समय को बढ़ाने की मांग की है। पहली बात तो है कि सुबह 9 बजे बाजार में ना दुकानदार पहुंचता है ना ही कस्टमर पहुंचता है। दूसरी बात, शाम को जो इन्होंने 5 बजे तक का किया है, इस सेम टाइम पे ऑफिस भी खुल गए हैं जी। तो ऑफिस का जो हमारे एम्प्लॉय, हमारे भाई हैं, अगर वो जाते वक्त अपने लिए कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो उनको उस टाइम बाज़ार बंद होते हैं। तो हमारा ये था कि हमें 6 या 7 बजे तक टाइम मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम जब इन्होंने बसेस का भी जो टाइम रखा है वो 5 बजे तक रखा है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं
वो अब जैसे ही 5-5:15 बजे दुकानें बंद होंगी और उनको इमीडिएट बस स्टैंड की तरफ दौड़ना पड़ेगा और 5 बजे बसेस जो हैं बंद हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बिना सोचे समझे ये किया गया है। जो बसेस की टाइमिंग है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा होना चाहिए जब भी वो दुकानें बंद हो। इसके ऊपर अब इन्होंने टूरिस्ट भी जो खुल गए हैं, अगर आज देखिए हम सैटरडे का दिन देख रहे हैं, हम अभी मॉल रोड पे हैं, इतना टूरिस्ट है और दुकानें हमारी बंद हैं। जबकि वीकेंड में अब टूरिस्ट अगर बाहर से घूमने आया, वो होटल के रूम में रहने नहीं आया, वो घूमने आया, शॉपिंग करने आया, तो उनको जब तक अगर बाज़ार नहीं खुलेंगे तो वो भी उनको कैसे एंटरटेन होंगे वो, और होटलियर भाई का बिज़नेस कैसे बढ़ेगा। तो अगर इन्होंने बॉर्डर खोलने हैं, टूरिस्ट को बुलाना है, तो एट द सेम टाइम दुकानें भी हमारी खुलनी चाहिए। सिरमौर जिला में बीती रात हुई बारिश व तूफान से भारी नुकसान की खबर है। जिला के बागवानों की सेब, आड़ू, लम, अखरोट सहित खुमानी की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। वहीं कई जगह ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां लोगों के घर पर पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई अन्य सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरे, जिससे कई स्थानों पर कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। बीती रात लगभग 3:15 बजे के करीब हमारे क्षेत्र में इतना तेज तूफान आया कि हमें बड़ा लॉस उठाना पड़ा। मेरे आड़ू के 3 पौधे गिर गए, जिसमें एक एक पौधे पर लगभग 10 से 15 पेटियां निकलनी थी और वो तीनों ही जड़ से उखड़ के खत्म हुए। इसी तरह आप पड़ोस में पंजोरधार में भाई रण सिंह के मकान के ऊपर अखरोट का एक बहुत बड़ा पेड़ भी जड़ से उखड़ के गिरा, उन्हें भी छत पे काफी सारा नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ा तूफान आया जी, रात को छत के ऊपर पेड़ गिर गया। अरे इससे जो अब दोबारा छत डालना पड़ेगा। अब तो इसका तो बहुत नुकसान हुआ है, अब क्या करना इसका। और इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया जी, सारा टूट गया जी। बॉल है, फट्टे नीचे टूट गए इसके। अब तो इसको फट्टे भी बनाने पड़ेंगे, बोले भी करने पड़ेंगे कहीं, तब छत डालना पड़ेगा इसमें। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम और मेलों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इसी कारण जिला सोलन के अर्की उपमंडल में पिछले 59 वर्षों से मनाए जा रहे दंगल मेले को भी सांकेतिक रूप से ही मेला कमेटी के सदस्यों ने झंडा व अखाड़ा पूजन कर मनाया। कोविड-19 के चलते इस बार भी अर्की उपमंडल में मनाए जाने वाले दंगल मेले का आयोजन नहीं किया जा सका। मेला आयोजकों के मुताबिक यह कुश्ती सन 1962 से जून माह में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत स्वर्गीय चंद्रमणि द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन बीच में प्रशासनिक कारणों के चलते यह कुश्ती 1 वर्ष तक नहीं करवाई गई, जिसके पश्चात विभाग के फील्ड स्टाफ में दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गई। तब एक बार फिर प्रशासन से मिलकर संयुक्त रूप से कुश्ती का आयोजन शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि इस कुश्ती में हिमाचल प्रदेश के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के पहलवान भाग लेते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते 2 वर्षों से दंगल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया। दंगल प्रतियोगिता न आयोजित करके केवल परंपराओं को निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी विधिवत रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करके और झंडा पूजन कर परंपराओं को निभाया गया। मैं सभी अपने कमेटी के सदस्यों के साथ हर्ष के साथ उल्लास के साथ कर रहा हूँ कि हमें 59 साल इस दंगल को पूरा करते हुए हो गए हैं, लेकिन पिछले साल से लेकर कोरोना महामारी के कारण ये दंगल नहीं हो पाया है। और हम पिछले वर्ष भी पूजा ही की है और इस वर्ष भी हमने कोरोना मापदंड जो निर्धारित सरकार के हैं उनके अनुपालन करते हुए सिर्फ पूजा का ही कार्यक्रम रखा है। आज भी जून 2021 को इस मैदान में आके हमने दंगल की जो पूजा होती है महावीर हनुमान जयंती की हनुमान चालीसा का यहाँ पाठ किया गया। मंदिरों से हमारी आस्था रैली यहाँ तक आई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबके मंगल कामना करता हूँ कि अगले वर्ष तक भगवान करे कि कोरोना महामारी खत्म हो जाए और हम हर्षोल्लास से इस दंगल का आयोजन करें। प्रदेश में सोमवार से परिवहन सेवा शुरू हो रही है। इस दौरान चालक, परिचालक व जनता कोविड प्रोटोकॉल का बखूबी पालन करना सुनिश्चित करें, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। डीएसपी हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने बताया कि सरकारी व निजी बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी। इसके साथ ही निजी वाहन में भी 50% क्षमता के साथ लोग सफर कर पाएंगे। शहर में कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हर थाना क्षेत्र में नाके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश
प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रियायतों के बाद ट्रैफिक बढ़ना लाजमी है, लेकिन पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस प्रशासन द्वारा टीमों का गठन किया गया है जो शहर की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों से भी कोविड नियमों की सख्ती से पालना करने की अपील की। देखिए, जो सोमवार से न्यू कर्फ्यू की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली जो बसेस में है, जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ है, जो कि विद इन हमारे स्टेट में हुआ है, उसमें 50% कैपेसिटी के साथ ही लोग बैठ पाएंगे। और जो प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं उसमें भी 50% व्हीकल्स की कैपेसिटी के साथ ही लोग जो है सफ़र कर पाएंगे। तो ये इसको इंश्योर करने के लिए पुलिस ने जगह जगह पर नाके लगा रखे हैं, रूटीन की चेकिंग भी हो रही है। हर थाना क्षेत्र में जो नाका लगाया गया है उसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि बसेस में 50% कैपेसिटी के साथ ही लोग बैठे हों। अगर इसकी वायलेशन कोई भी बस या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी भी प्राइवेट व्हीकल में मिलती है तो कानून के अनुसार उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाएगी। ये लाजमी है कि थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ेगा, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसके लिए शिमला पुलिस जो है बिल्कुल तैयार है। हमने ट्रैफिक विंग में जो हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रैफिक विंग है शिमला सिटी के लिए, उसमें जो है हमने एक रिजर्व एक्स्ट्रा दे रखी है जो कि डिफरेंट ऐसे लोकेशंस पे डिप्लॉय की जाएगी जहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होगा। और स्पेशली जो पीक आवर्स हैं हमारे मॉर्निंग 9 to 11 और शाम को 4 to 6, उसमें जो हमारे थाना है, जो थाने की फोर्स है, उनको सभी को ये डायरेक्शंस दी गई है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में वो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए 9 से 11 और 4 से 6 जो है स्पेशली अपनी ड्यूटी ये वाली करें। देखिए मैम, बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जो है जवानों की ड्यूटी जो है, जो हमारे कंजेस्टेड बाज़ार हैं, लोअर बाज़ार, सब्जी मंडी या जो भी कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, संजौली, ढली, यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट थी। तो इसी के साथ जो इसको रेगुलेट करने के लिए हमने थोड़ी एक्स्ट्रा फोर्स और दे रखी है, सभी थानों को दे रखी है, जो कि ये इंश्योर करेंगे कि जिस तरह किसी भी तरह की कोई भीड़ किसी स्थान पर ना लगे। और अगर किसी स्थान पर या किसी शॉप में इस तरह की भीड़ पाई जाती है तो दुकानदार के खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपमंडल अर्की में बीती रात को भारी बारिश व तूफान के चलते कई लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज तूफान के कारण लोग पंचायत के मानन गांव के निवासी चैतराम के रिहायशी मकान की छत उड़ गई। छत उड़ने से बारिश का पानी सभी कमरों में भर गया, जिसके चलते सारा सामान खराब हो गया है। नुकसान को देखते हुए इसकी सूचना पंचायत प्रतिनिधियों व पटवारी को दी गई। पंचायत प्रधान नरेंद्र कुमार व पटवारी राधाकृष्ण शर्मा ने मौके पर नुकसान का जायजा लिया और परिवार को फौरी राहत के तौर पर 5,000 रुपए की सहायता प्रशासन की तरफ से प्रदान की। वहीं इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। मानन में श्री चैतराम जी के रिहायशी मकान का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिनकी छत पूरी तरह से उड़ चुकी है और बारिश का पानी अंदर आया है तथा अंदर रखे सामान का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी तरह उपला नेर श्री अमरनाथ जी के भी गौशाला का काफ़ी नुकसान हुआ है तथा जावड़ा वार्ड के दोची में श्री ईश्वर जी के भी गौशाला पूरी तरह खराब हुई है जी। इसका छत पूरी तरह से उड़ चुका है। मौका पर ही हमारे रेवेन्यू ऑफिसर जी ने फौरी राहत के तौर पर श्री चैतराम जी को 5,000 रुपया दिया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान दिव्यांगों व गर्भवती महिलाओं को कार्य पर न बुलाने के आदेश दिए थे, जबकि इसका सही से पालन नहीं किया गया। इसका जीवंत उदाहरण सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में देखने को मिला है। मैं नोनी से अप डाउन करती हूँ। गांव अनु से 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है नोनी तक। सोलन जिला के नौनी के गांव अणु की 100% दिव्यांग लड़की उमा कुमारी कोविड काल में भी सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उसे आने जाने में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। सार्वजनिक परिवहन भी सड़कों पर नहीं चल रहे थे, बावजूद इसके वह अपनी सेवाएं दे रही हैं। बसेस वगैरह कोई नहीं है तो मुझे कभी किसी की गाड़ी का वेट करना पड़ता, कभी किसी का गाड़ी का वेट करना पड़ता। तो गाड़ी वाले भी इस वक्त कोरोना की वजह से नहीं रोकते।
तो कोरोना की वजह से नहीं रोक रहे हैं, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। कई बार 3-3 घंटे तक मुझे खड़े रहना पड़ता, खड़े भी मुझे ढंग से नहीं रहा जाता। मेरी कंडीशन सब देख सकते हैं। उमा देवी का कहना है कि उन्हें अस्पताल बुलाया जाता रहा है। उन्हें गत वर्ष भी कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपनी सैलरी के लिए कई मिन्नतें जिला प्रशासन के अधिकारियों से करनी पड़ी थी। इस कारण वह इस वर्ष कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपनी सेवाएं निरंतर देती रही हैं। पिछले साल भी जब मैं नहीं आई, थोड़े दिन के लिए तो आई थी मैं, तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, तब भी कोई नहीं रोकता था। तो थोड़े दिन तो आई मैं, तब भी मेरे पास पड़ गई थी घुटनों में, तो मैंने फिर उसके बाद में आना बंद कर दिया। तो फिर उस वजह से मेरी पेमेंट रोक दी गई, फिर मुझे पेमेंट नहीं मिली। फिर मेरे को पता नहीं कहाँ संघर्ष करना पड़ा। फिर मैं सीएमओ सर से भी मिली। सीएमओ सर ने बोला कि मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी, आप हैंडीकैप पर्सन हैं, आपको मिलेगी। डॉक्टर राजन उपल जी ने कहा है कि मिलेगी आपको, आपकी पेमेंट कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो कहा है, सर से भी कहा है कि मुझे किस तरह से आना है, अभी इतनी दूर से आना है, जैसे पहले भी आते गए वैसे आते गो आना पड़ेगा। मैंने बोला कि पहले तो बसेस में आती थी मैं, बसों में आती थी, तो अब तो बसों सारी बंदे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों की कारगुजारी का नमूना सामने आने के बाद जहां अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं इस बात से पल्ला भी झाड़ा जा रहा है। जब अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SL वर्मा से बात की गई, तो इस मुद्दे पर उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया, लेकिन बाद में कहा कि उमा कुमारी की ड्यूटी कोरोना वार्ड में नहीं लगाई जाती थी, उन्हें केवल जनरल ड्यूटी करने को दी जाती थी। देखिए, जहाँ तक सरकार के आदेश हैं और सरकार का प्रोटोकॉल्स है, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं और जो विकलांग हैं, उनको हम कोविड ड्यूटी पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि सरकार के प्रोटोकॉल बहुत क्लियर हैं इस बारे में, और सरकार इस बारे में बहुत चिंतित है कि इन लोगों को जो है इसमें कोविड ड्यूटी पे ना लगाया जाए, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो हमने भी हॉस्पिटल में ये प्रोटोकॉल पूरी तरह से 100% फॉलो किया है, और किसी भी व्यक्ति की, किसी भी क्लास 4 की, किसी भी स्टाफ की ड्यूटी हमने कोविड काल में जो है ना इस कोविड के पेशेंट के साथ नहीं लगाई है, और ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सरकार के आदेश ये थे कि कुछ परसेंटेज ऑफ जो हमारे स्टाफ है, लाइक 50% है, 30% है, उसके हिसाब से सरकार ने आदेश किए थे। उसके हिसाब से जो हम अपने स्टाफ को जो है ना सेग्रीगेट कर देते हैं कि इतना स्टाफ ड्यूटी पे आएगा। पर ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो विकलांग की हैं, इनको ऐसी जगह पे नहीं लगाया जाता है। हॉस्पिटल में कहीं भी इसी जगह पे नहीं लगाया गया है इनको, जहाँ पे हमारे कोविड के पेशेंट होते हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।